कहानी की शुरुआत इटली से होती है। यहाँ पर हम फ्रांसिस्का नाम की एक खूबसूरत और अमीर महिला को देखते हैं। वह अपने पति और एक बेटी के साथ हंसी खुशी रहती है। एक रात फ्रांसिस्का को पुलिस कॉल करके बताती है कि उसके पति की कार का एक्सीडेंट हो जाने से जान चली जाती है। इसके बाद फ्रांसिस्का अपने एक फैमिली लॉयर चिसारे के साथ अपने पति को देखने जाती है। फिर वह हॉस्पिटल में अपने पति की लाश देखती है और पूरी तरह से टूट जाती है। फ्रांसिस्का अपने पति की मौत के बाद से बिल्कुल अकेली हो गई थी। वह अपनी बेटी के बारे में सोचने लगती है कि आखिरकार उसका क्या होगा। इधर फ्रांसिस्का को अकेले पाकर कई लोग उसका फायदा उठाना चाहते हैं। फ्रांसिस्का के पिता उसे और उसकी बेटी को अपने साथ ले जाना चाहते हैं, पर वो उनके साथ जाने से मना कर देती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो उन पर बोझ बने। इसके बाद फ्रांसिस्का को चिसारे बताता है कि उसका पति कर्ज में डूबा हुआ था। वह अपने पैसे का बस दिखावा करता था। दरअसल उसने अपने टूरिज्म बिजनेस के लिए बैंक से बहुत ज्यादा लोन ले रखा था और बाद में उसका बिजनेस भी खत्म हो गया और लोन बाकी रह गया। वो सब अब फ्रांसिस्का को चुकाना है। चिसारे आगे बताता है कि तुम्हारे पति का लाइफ इंश्योरेंस भी उसने पहले ही बंद करवा दिया था, जिस वजह से तुम्हें इंश्योरेंस कंपनी से कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। वो फ्रांसिस्का को बताता है कि वह जिस घर में रहते हैं वह रेंट पर है, इसीलिए इन्हें घर छोड़कर सारी चीजें बेचनी होंगी और यह सब बेचकर जैसे तैसे उसे लोन चुकाना होगा और घर का रेंट और बाकी खर्च निकालने के लिए उसे कुछ करना पड़ेगा। इसके बाद फ्रांसिस्का अपनी मेड से कहती है कि उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, इसलिए वह उसे काम पर नहीं रख सकती। यह सुनकर मेड कहती है, इतने दिनों से आपके यहाँ मैं काम करती हूँ, इसीलिए मैं कहीं नहीं जाऊंगी। और रही बात पैसों की, तो जब आपके पास पैसे होंगे तब आप मुझे दे देना। यहाँ फ्रांसिस्का बहुत बड़ी मुसीबत में थी। उसे समझ में नहीं आता कि वह क्या करेगी, कैसे अपनी बेटी का ख्याल रखेगी। वह फैसला करती है कि उसे अब काम करना होगा, इसलिए वह अपनी एक फीमेल फ्रेंड के पास काम मांगने के लिए जाती है जो कपड़ों की दुकान में मैनेजर है। ये बात सुनकर उसकी फ्रेंड हैरान होती है क्योंकि पहले वह इस दुकान की बहुत बड़ी कस्टमर हुआ करती थी, पर आज वो यहाँ सेल्स का काम करना चाहती है। उसकी फ्रेंड को पता नहीं होता कि फ्रांसिस्का किस दौर से गुजर रही है। फिर वो फ्रांसिस्का को काम पर रख लेती है और फ्रांसिस्का काम करना शुरू कर देती है। इसके बाद एक दिन जब उसके कुछ दोस्त शॉप पर कपड़े खरीदने आते हैं, तब वो फ्रांसिस्का को काम करता हुआ देखते हैं। यह देखकर वो शॉक्ड हो जाते हैं, पर उन्हें भी पता नहीं होता कि फ्रांसिस्का किस हालत में है। फिर एक दिन दुकान का मालिक फ्रांसिस्का के करीब आने की कोशिश करता है। फ्रांसिस्का को इस बात से बहुत गुस्सा आता है और वह इस नौकरी को छोड़ देती है। अब मजबूरी में उसे अपनी यार्ड भी बेचनी पड़ती है। उस यार्ड को चिसारे ने ही खरीदा था। जैसे जैसे फ्रांसिस्का के पास पैसे खत्म होते गए, वह घर के सामानों को बेचती गई। उसके हालात को देखकर सभी लोग उस पर तरस खाते थे, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा था। इसके बाद फ्रांसिस्का अपने गहनों और कपड़ों की नीलामी करने का फैसला करती है ताकि वह कम से कम 1 साल का घर का किराया और अपनी बेटी की स्कूल की फीस दे पाए। फिर कपड़ों और गहनों के ऑक्शन वाले दिन कई पैसे वाली औरतें आती हैं, जिनमें फ्रांसिस्का की कुछ दोस्त भी होती हैं। फिर फ्रांसिस्का यहाँ अपना सारा कुछ बेच देती है। फ्रांसिस्का अब जान चुकी थी कि उसे पैसों के बिना बहुत तकलीफ होने वाली है, इसलिए वह दोबारा शादी करने का फैसला करती है। इसके बाद फ्रांसिस्का एक दिन एक आदमी के साथ डेट पर जाती है। यह आदमी बहुत पैसे वाला होता है। इनके डेट को चिसारे ने फिक्स किया था। यहाँ फ्रांसिस्का को पता चलता है कि पैसे वाला आदमी तो पहले से ही शादीशुदा है और उसके 3 बच्चे भी हैं जो कि रोम में रहते हैं। वो कहता है कि वह अपनी जिंदगी में बहुत अकेला है और वह चाहता है कि फ्रांसिस्का उसके साथ अफेयर करे। इसके बदले में वह हर महीने फ्रांसिस्का को बहुत सारे पैसे देगा, पर फ्रांसिस्का इसके लिए मना कर देती है। इसके बाद फ्रांसिस्का फिर से एक और पैसे वाले आदमी के साथ डेट पर जाती है और इस आदमी के साथ अगर फ्रांसिस्का रहती है तो वह अपनी लाइफ रानी की तरह गुजार सकती है। लेकिन जैसे ही फ्रांसिस्का उस आदमी के बुढ़ापे के बारे में जानती है, वह तुरंत यहाँ से भाग जाती है और अपने दोस्तों के पास जाकर इस बात का मजाक उड़ाती है। फिर यहाँ पर फ्रांसिस्का को पता चलता है कि उसके कपड़े उसकी दोस्त कार्ला ने खरीदे थे और तब उसे एहसास हुआ कि कोई भी उसका अपना नहीं है। इसके बाद कार्ला से बदला लेने के लिए उसने कार्ला के पति सैंड्रो को अपने घर बुलाया और उसके साथ अफेयर शुरू कर दिया और उससे वही कपड़े मांगे, जिस पर सैंड्रो ने पहले मना कर दिया। लेकिन जब फ्रांसिस्का ने कार्ला को सच्चाई बताने की धमकी दी तो अगले दिन सैंड्रो ने वो कपड़े फ्रांसिस्का के घर भेज दिए। सैंड्रो द्वारा भेजे गए कोट को बेचने के बाद फ्रांसिस्का को एहसास हुआ कि वह अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल पैसे कमाने के लिए कर सकती है और धीरे धीरे उसने उसी पैसे से हर कर्ज चुकाना शुरू कर दिया और एक पुरानी कार खरीदी। अगले दिन कार्ला उसके पास कोट लेने आती है और कहती है कि सैंड्रो ने उसे जो कोट दिया था उसके लिए उसे अभी भी कर्ज चुकाना है। लेकिन जब फ्रांसिस्का ने उसे बताया कि उसने कोट बेच दिया है, तब कार्ला उसे कहती है कि उसके पति मॉरिसियो भी फ्रांसिस्का को धोखा दे रहे थे। मॉरिसियो का कमीला नाम की एक महिला के साथ अफेयर था और दुर्घटना की रात वह उसके साथ था। सच्चाई जानकर फ्रांसिस्का परेशान हो गई और अगले दिन वह कमीला से मिलने चली गई। कमीला ने उसे सच्चाई बताई और कहा कि उसने मॉरिसियो को उसके और फ्रांसिस्का के बीच किसी एक को चुनने के लिए कहा था, जिस पर मॉरिसियो फ्रांसिस्का को चुनने वाला था। लेकिन इससे फ्रांसिस्का और भी परेशान हो जाती है। अब वापस आकर उसने फैसला किया कि वह एक लॉटरी प्रतियोगिता आयोजित करेगी। उसने चिसारे को
बताया कि उसे पैसों की सख्त जरूरत है और यह लॉटरी गेम उसकी मदद कर सकता है। चिसारे इसके लिए तैयार नहीं था क्योंकि लॉटरी की प्राइस खुद फ्रांसिस्का ही होगी। वह जानती है कि कई पुरुष उसे पाना चाहते हैं लेकिन हर कोई उसकी खूबसूरती को पाना चाहता है। वास्तव में कोई भी उसे और उसकी बेटी को स्वीकार नहीं करना चाहता। चिसारे को डर था कि इससे फ्रांसिस्का की बदनामी होगी, लेकिन फ्रांसिस्का को कोई भी डर नहीं था क्योंकि मॉरिसियो के अफेयर के बारे में सारी दुनिया जानती थी और अब भी सारे लोग उसकी इज्जत करते हैं। उसने चिसारे को बताया कि उसे यह बात कुछ अमीर लोगों तक पहुंचानी होगी और इस तरह वे इस खेल के प्रतिभागियों को चुन पाएंगे। जल्द ही प्रतियोगिता की तैयारी शुरू हो गई और एक रात चिसारे फ्रांसिस्का को उस पार्टी में ले गया जहां खेल में भाग लेने वाले अमीर लोग मौजूद थे। पार्टी के बाद चिसारे ने बताया कि कई लोग इस खेल में भाग लेने के लिए सहमत हो गए हैं, उनमें पुरुष और महिला भी शामिल थे। इस लॉटरी के अनुसार प्रत्येक प्रतिभागी को 100 मिलियन की फीस चुकानी होगी और जो कोई भी लॉटरी जीतेगा फ्रांसिस्का बिना किसी शर्त के 4 साल तक उसके साथ रहेगी। चिसारे खुद भी प्रतिभागियों में से एक बनना चाहता था लेकिन वह भाग नहीं ले सका क्योंकि वह फ्रांसिस्का का वकील था। फ्रांसिस्का यह सब करने से बहुत खुश तो नहीं थी लेकिन अब उसकी यह बात इतनी फैल चुकी है कि वह इस बात से पीछे नहीं हट सकती है। मॉरिसियो की माँ भी इस खबर को सुनकर खुश नहीं होती है और वह बदनामी से बचने के लिए अपनी पोती जूलिया को यहाँ से ले जाना चाहती है, लेकिन फ्रांसिस्का साफ इनकार करती है क्योंकि जब उसे जरूरत थी तब कोई भी उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आया था। फिर एक दिन फ्रांसिस्का इटली के एक गांव में उस आदमी से मिलने के लिए जाती है जो कि इस गेम में हिस्सा लेना चाहता है। वह आदमी पहले तो बहुत खुश था लेकिन जब उसे यह बात पता चली कि फ्रांसिस्का यह सारा कुछ सिर्फ पैसों के लिए कर रही है तब वह फ्रांसिस्का को बुरा भला कहकर वहां से भगा देता है। इसके बाद फ्रांसिस्का की दोस्त सेरेना उसे एक गिफ्ट भेजती है। वो इस गिफ्ट को भेजकर उसके लॉटरी वाले गेम को ताना मार रही थी। जब फ्रांसिस्का इसके बारे में उससे बातें करती है तब सेरेना यह कहती है मेरा पति भी तुम्हें पाने के लिए इस गेम में हिस्सा ले रहा है, जिस पर फ्रांसिस्का कहती है कि वो यह बात नहीं जानती थी लेकिन सेरेना उसकी कोई भी बात नहीं सुनती है। इसके बाद फ्रांसिस्का तुरंत सेरेना के पति के पास जाती है और उससे कहती है तुम्हें इस कंपटीशन से पीछे हटना होगा क्योंकि फ्रांसिस्का अपने दोस्त को धोखा देना नहीं चाहती है। सेरेना का पति गुस्ताव यहाँ फ्रांसिस्का से कहता है इस गेम में जो भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो सभी लोग तुम्हारे पति के दोस्त हैं। यह सुनकर फ्रांसिस्का बहुत हैरान होती है। इसके बाद फ्रांसिस्का को यह पता चलता है कि इस कंपटीशन में मॉरिसियो की गर्लफ्रेंड कमीला ने भी हिस्सा लिया है। तब वह परेशान होकर चिसारे से कहती है अब उसे सभी के पैसे लौटाने होंगे और इस लॉटरी के खेल को यहीं बंद करना होगा। फ्रांसिस्का को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसे यह सब करके अब बहुत बुरा लग रहा था, जिस पर चिसारे उससे कहता है अब बहुत देर हो चुकी है, अब उसे इस खेल को बंद करने के लिए चिसारे को चुनना होगा। तब फ्रांसिस्का ऐसा करने के लिए मान जाती है क्योंकि वह सभी लोगों में चिसारे पर सबसे ज्यादा भरोसा करती है। लेकिन तभी उसके घर में वो चिसारे की गर्लफ्रेंड को देखती है। यह देखकर फ्रांसिस्का को उस पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसने कहा था कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। इसके बाद वह गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। फिर एक दिन फ्रांसिस्का अपनी बेटी के साथ कार लेकर जा रही होती है। तभी एंटोनियो नाम का एक लड़का उसकी गाड़ी से टकरा जाता है और उसकी नाक से खून निकलने लगता है। यह देखकर फ्रांसिस्का डर जाती है और एंटोनियो को अपने घर लाती है। अब फ्रांसिस्का एंटोनियो का ख्याल रखती है। एंटोनियो फ्रांसिस्का की खूबसूरती को देखकर उसे बहुत पसंद करने लगता है। वह इस घर से जाना नहीं चाहता है और इस घर में रहने के लिए बहाने ढूंढता है। फ्रांसिस्का भी उसके इरादों को समझ जाती है पर उसे कुछ नहीं कहती क्योंकि वो भी एंटोनियो को पसंद करने लगी है। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताने लगते हैं। फ्रांसिस्का अब अपनी परेशानियों को भूलकर बहुत खुश है। एंटोनियो भी उसका भरपूर साथ दे रहा था। इसके बाद जब फ्रांसिस्का एक अमीर आदमी एनरिको के साथ डेट पर बाहर होती है तभी यहाँ पर एंटोनियो आ जाता है। एंटोनियो यहाँ आकर एनरिको के सामने यह कहता है कि वो और फ्रांसिस्का एक दूसरे से प्यार करते हैं, जिससे इन लोगों की बहस इतनी बढ़ जाती है कि एनरिको एंटोनियो को पीटता है और उसे पीटकर यहाँ से चला जाता है। इतना सब होने के बाद भी एंटोनियो फ्रांसिस्का के पीछे पड़ा हुआ था। फ्रांसिस्का उससे दूर जाना तो चाहती थी लेकिन वह कामयाब नहीं हो पाती है। यहाँ अब इन दोनों का अफेयर शुरू हो जाता है। कुछ दिनों के बाद चिसारे फ्रांसिस्का को एक रेनेटो नाम के बूढ़े आदमी से मिलवाता है जो कि फ्रांसिस्का से शादी करना चाहता है, पर रेनेटो उसे एक बार देखना चाहता था। इसके बाद फ्रांसिस्का की परेशानियां बढ़ने वाली थी क्योंकि वो तो अब एंटोनियो से प्यार करने लगी थी और इधर एंटोनियो जूलिया के साथ भी एक पिता की तरह बिहेव करता है। लेकिन ना चाहते हुए भी फ्रांसिस्का को एंटोनियो से दूर जाना पड़ रहा था और तभी उसे यह पता चलता है कि एंटोनियो हमेशा से लॉटरी के बारे में जानता था। एंटोनियो का यह कहना था कि फ्रांसिस्का को लॉटरी वाला गेम खेलना चाहिए जिससे उसके पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे। एंटोनियो के इस सोच से फ्रांसिस्का यह समझ जाती है कि एंटोनियो सिर्फ पैसों के लिए फ्रांसिस्का के पास आया था। यह बात जानने के बाद वह हमेशा के लिए एंटोनियो को छोड़ देती है। फिर कुछ दिनों के बाद चिसारे के ऑफिस में छापा पड़ता है क्योंकि किसी अनजान इंसान ने उसके और लॉटरी के खिलाफ कंप्लेन की थी। पुलिस चिसारे से यह कहती है कि उसे प्रोस्टिट्यूशन और लॉटरी के जुर्म में अरेस्ट किया जा सकता है। अब चिसारे और इस गेम में हिस्सा लेने वाले सारे लोग बैठकर सोचते हैं कि कैसे पुलिस से बचा
जाए। फिर चिसारे फ्रांसिस्का से यह कहता है कि उसे पुलिस के पास जाकर यह कहना होगा कि यहाँ कोई भी लॉटरी नहीं खेली जा रही थी। लेकिन जब फ्रांसिस्का को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है तब वो अपने बयान में यह कहती है कि लॉटरी का खेल सचमुच खेला जा रहा था और इनाम के तौर पर एक यार्ड दी जा रही है जो कि फ्रांसिस्का ने चिसारे को बेची थी, इसीलिए उसे अब लॉटरी का सच छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। चिसारे का भेजा हुआ वकील फ्रांसिस्का के इस बयान को सुनकर बहुत हैरान था। अब सभी के सभी लोग जो कि इस गेम में हिस्सा लेना चाहते थे उन सभी की उम्मीदों पर पानी फिर जाता है, लेकिन पुलिस की वजह से कोई भी कुछ नहीं कह पाता है। फ्रांसिस्का के एक झूठ ने उन सभी को बचा लिया था और इस लॉटरी के जरिए अब फ्रांसिस्का को करोड़ों मिल गए थे। अब लॉटरी का खेल भी खत्म हो जाता है। पुलिस को भेजे गए कंप्लेन की वजह से फ्रांसिस्का बदनामी से भी बच जाती है और यह करोड़ों के पैसे लेकर फ्रांसिस्का अपनी बेटी और मेट के साथ यह देश छोड़कर चली जाती है। लेकिन यह बात कोई नहीं जानता था कि पुलिस को लॉटरी के बारे में बताने वाला कोई और नहीं बल्कि फ्रांसिस्का थी और यह सब उसी का प्लान था। और इसी के साथ इस मूवी का यही अंत हो जाता है।